मैं हूं तनुज और आप देख रहे हो अपना चैनल तनुज मास्टरमाइंड क्लासेस। तो बच्चों, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट की, जो कि एक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे कि क्रॉप क्या होती है, पूरी डिफिनीशन जानेंगे, जितने रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको जानेंगे, कैसे उगाई जाती हैं, कैसे मेंटेन की जाती हैं, कौन कौन सी मशीनरी इसमें यूज़ होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लिविंग बींग्स के लिए फ़ूड कितना इम्पॉर्टेंट है। उनकी बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, सेल्स को मेंटेन करने के लिए फ़ूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी बॉडी में। और हमको ये भी पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पूरा प्रोसेस। क्लास 7 में हमने इसको एनालाइज किया था, तभी वो ऑटोट्रॉप्स हैं। और हम लोग और एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, वो जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, तो उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में क्रॉप के बारे में, प्रोडक्शंस के बारे में, कैसे उनका मैनेजमेंट होता है, पूरे चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। पहला टॉपिक है हमारा नीड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, देयर इज़ ऑल्सो नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जैसे हमारी जनसंख्या रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो हमको अपनी ज़रूरतें भी आगे करनी है, मतलब इंक्रीज़ करनी है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वरना लो हो सकती है हमारी ज़रूरतें, जो नेसेसिटीज़ हैं वो लो हो सकती हैं, फैसिलिटीज़ कम हो सकती हैं, तो फिर खाना हमको कहाँ से मिलेगा। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस वेज टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। वेज बताए गए हैं कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, द मेजर ग्रुप एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी, स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला स्टेप जो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसमें हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है की पॉइंट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन, कैसे हम लोग कीड़े मकोड़ों से इनको बचा सकते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको देखते हैं आगे। खरीफ क्रॉप्स इसमें बताया गया है। खरीफ क्रॉप्स देयर आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। इनको प्लांट कब किया जाता है? जून, मंथ ऑफ जून में इनको प्लांट कर दिया जाता है, और हार्वेस्ट मतलब निकाल लिया जाता है कब? अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल, ये आपको पॉइंट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लर्न करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स ऑल एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। कॉटन एंड ग्राउंड नट्स आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये पूरा टॉपिक जो है खरीफ क्रॉप्स, आपको इसको लर्न करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स की इसमें बात की गई है। दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। नवंबर में ये प्लांट किए जाते हैं, और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं? अप्रैल में ये हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स वीट, बार्ले, पी एंड ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। ये वीट, बार्ले, ग्राम, पी, इसको देख लीजिए। इनको देखिए, गौर करिए। जो रबी क्रॉप्स है वो नवंबर में प्लांट किए जाते हैं और अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं। और जो पीछे वाली स्लाइड जो ये खरीफ क्रॉप्स की थी, इसको जून में प्लांट किया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ये देखिए, द अप्रोच इन क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट डिपेंड्स ऑन टेंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। मतलब क्रॉप वैरायटी को हमको जैसे जैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो हमको एक फील्ड की भी ज़रूरत होगी, जो अच्छी फील्ड हो, नहीं तो हमारी क्रॉप कैसे वहाँ पर ग्रो करेंगी। सॉइल अच्छी होनी चाहिए वहाँ की, तो हमको वहाँ पे नेसेसिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। वैराइटीज़ फॉर स्ट्रेन क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाई ब्रीडिंग। हमको क्रॉप जो है ब्रीडिंग के जरिए पे मिलती है। फॉर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिसीज रेजिडेंस, डिसीज से फ्री होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स देना चाहिए। प्रोडक्शन क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स, प्रोडक्शन हमको अच्छा देना चाहिए। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल, ये भी हमको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन।
इसको देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, एक मिनट, इसको हम लोग देख चुके थे अभी ना, ये देखिए। Hybridization refers to crossing between two genetically dissimilar plants, each having at least one desired incorporate both desired characters in single variety। मतलब एक ही प्लांट में दो अलग अलग प्लांट जो होते हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब एक्स, यहाँ पर जैसे देखिए ये एक फ्लावर, इसमें एक ही फ्लावर में एक्स होगा, दूसरे फ्लावर में वाई होगा, और ये सेम प्लांट है। तो यही पर यहाँ पर बताया टू जेनेटिकली डिसिमिलर, तो एक जेनेटिकली एक्स हो गया, एक वाई हो गया। ईच हैविंग एट लीस्ट वन डिजायर्ड इनकॉर्पोरेट बोथ डिजायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब इसमें अलग फ्लावर होगा, इसमें अलग फ्लावर होगा। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेरिएटल बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज एंड इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। सेम जीनस के तो होंगे पर इनके फ्लावर अलग अलग होंगे, तो वही यहाँ पर बताया गया हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन क्रॉप्स, क्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई गई है। हाइयर यील्ड होना चाहिए, हमारे पास बड़ा सा फील्ड होना चाहिए, बेटर क्वालिटी की सॉइल होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, मतलब हमारे पास बायोटिक मतलब ट्रीज होने चाहिए जिसमें हम लोग खाद वाद डाल सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन मैचुरेशन पीरियड, मैचुरेशन पीरियड का रिडक्शन भी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इन इंडिया फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल, इन फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल वेरी लार्ज फार्म्स, फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म, हम लोग छोटे खेतों से बड़े खेतों में जाते हैं। डिफरेंट फार्मर दस हैव लेस लैंड, कम लैंड उनके पास होती है, ज़मीन उनके पास कम होती है, मनी कम होता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की वो एक्सेस कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है आजकल। देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स, वो बड़े बड़े फार्मर से कंपेयर करते हैं अपने आप को। दस द फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, जैसे वो फर्टिलाइज़र खरीदेंगे, जिस प्रकार का वो फर्टिलाइज़र खरीदेंगे उसी तरह की उनकी क्रॉप भी ग्रो होगी। अब जैसे कोई अच्छा फर्टिलाइज़र लेंगे अच्छी कंपनी का, चीपेस्ट नहीं लेके थोड़ा एक्सपेंसिव में जाएंगे तो उनकी क्रॉप भी अच्छी खासी होगी, हाई यील्डिंग सीड्स लेंगे। तो वही यहाँ पर बताया फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे वो कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे वैसे इनका क्रॉपिंग सिस्टम भी डिसाइड होगा, प्रोडक्शन प्रैक्टिस जैसे होगी। आगे, देयर फॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट लेवल की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होना चाहिए। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, वो कॉस्ट करना ही नहीं चाहते और प्रोडक्शन उनको पूरी चाहिए। लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस दोनों अलग अलग होती हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन में आप लो फर्टिलाइज़र्स, लो चीपेस्ट फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, और हाई कॉस्ट प्रोडक्शंस में अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप अच्छे उसमें करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लो में प्रॉफिट लो होगा, वही यहाँ पर बताया गया। व्हाट डज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है उसको क्या क्या वो शामिल करता है, तो वो बताते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करता है, इरिगेशन मैनेज करता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखना चाहिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पहले देखते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जस्ट एज वी नीड फॉर डेवलपमेंट, हमको फूड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। ग्रोथ के लिए चाहिए, वेल बीइंग प्लांट्स, हमको प्लांट्स भी अच्छे खासे चाहिए, और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। फॉर किसके लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर एंड वाटर एंड सॉइल, न्यूट्रिएंट्स कहाँ सप्लाइड होते हैं, प्लांट से, एयर और वाटर से, सॉइल से। देयर इज आर 16 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट, 16 न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, तो आपको बताने हैं 16 न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद सॉइल प्रोवाइड्स देम 13 न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्ट दे आर जनरेटेड इन सराउंडिंग्स, 13 इसमें से दिए जाते हैं, 13 दिए जाते हैं, और टोटल होते हैं 16। ये भी आपसे पूछे कितने यूज़ होते हैं और कितने एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं। दैट इज़ वाई टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट, फर्टिलाइज़र हम लोग इसीलिए ऐड करते हैं कि हमारी सॉइल अच्छी हो जाए, फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी हो जाए, जिससे हमारे क्रॉप अच्छे से ग्रो होंगे। नेक्स्ट,
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की इसमें बात की गई। द एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट रिलेटिवली इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो एसेंशियल आइटम्स होता है, जो ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स उनको यूटिलाइज करता है क्रॉप देने के लिए, पूरी फ्लावर्स देने के लिए लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। ये भी एक टाइप का फर्टिलाइजर्स ही कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर यूज बाई प्लांट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। मतलब पहले यहाँ पर देखिए मैक्रो, और ये एक लार्ज फील्ड, ये एक जैसे लार्ज फील्ड है। तो यहाँ पर अगर हमको कोई क्रॉप उगानी है यहाँ पर, तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई छोटा सा फील्ड है, तो यहाँ पर हमको इतने में क्रॉप उगानी है, तो ये यहाँ पर इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काम करेंगे। तो वही इसमें बताया था, एसेंशियल आइटम्स विच आर यूज बाई प्लांट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। छोटे प्लांट छोटी क्वान्टिटीज़ में लेंगे तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, बड़े प्लांट लार्ज क्वान्टिटीज़ में लेंगे तो उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इफेक्ट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी इसमें बताया। डिफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा ये लोग डिफर करेंगे। प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सब्सिडिबिलिटी डिसीज यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, एयर न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं यहाँ से, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन टाइप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये। वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सॉइल से क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, माइलोडिजियम, क्रोनी। तो ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये ऊपर लिखे गए हैं ये मैक्रो हैं, और ये वाले जितने हैं ये माइक्रो हैं। इनको देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए, वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट मैन्योर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैन्योर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करता है सॉइल को, क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट टू द, ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है इन लार्ज अमाउंट। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। एनिमल एक्सेट्रा की यहाँ की बात हुई, जो काउ डंक होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है, वो है, उसकी बात की गई है। डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सेट्रा एंड प्लांट वेस्ट, प्लांट बेकार हो जाते हैं, डेड एंड डिकेइंग हो जाते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसका क्या होता है, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो सॉइल को इम्प्रूव कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिससे क्रॉप हमारी अच्छी होगी। फिर सैंडी सॉइल्स, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर अलग अलग सॉइल की पूछा गया है। तो सैंडी सॉइल क्या करती है, वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे कि हम कोई प्लांट्स उगाएंगे तो ज़्यादा इरिगेशन करने की हमको ज़रूरत नहीं है और वाटर की खपत ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर बात की है क्ले सॉइल की। ये एक बार सैंडी सॉइल, उसके बाद ये क्ले सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन ड्रेनेज। तो ये ड्रेनेज के काम आती है, ये पानी ज़्यादा नहीं सोखती है, तुरंत डालने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अलग निकल जाता है और बाकी बचा कुचा वहीं पर रह जाता है। फिर उसमें लिखा है मैन्योर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर 2 हैं, ये ग्रीन मैन्योर और वर्मिंग कंपोस्ट। तो इसको आगे हम बताते हैं, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट मैन्योर। तो ये देखिए, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट मैन्योर, इसको देखते हैं अभी। ये आया ग्रीन मैन्योर। प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड, सम प्लांट्स लाइक सन हेम्प और गुअर आर ग्रोन एंड देन मुल्च्ड बाय प्लगिंग। इनको क्रॉपिंग करते समय बीच में ही डाल दिया जाता है। जब खुदाई होती है तो प्लगिंग करते हैं। देम इनटू द सॉइल, दिस प्लांट फॉर्म ग्रीन मैन्योर। ये जो प्लांट है ये ग्रीन मैन्योर को, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑफ सॉइल। मैन्योर, यहाँ पर मैन्योर का क्या काम बताया आपको यहाँ पर बताना है। वो जो होते हैं इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वैल्यू जो होती है सॉइल में इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको देखना है। नेक्स्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज, जो
फल सब्जियां जो होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं उसको यहाँ पर डाला जाता है। इस डीकम्पोज इन पिट्स, उसको एक गड्ढा खोद के उसी पे डाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं कंपोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। जो सड़े हुए वेजिटेबल हो जाते हैं हमारे, जो ख़राब हो जाती हैं साग सब्जियाँ जो ख़राब हो जाती हैं, उसको खोदने के बाद उसी पे डाल दिया जाता है, तो वो सॉइल उसको कंपोस्ट कर लेती है। उसी पूरे प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को आपको देखना है, कंपोस्टिंग। टू फास्टन द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, मतलब जल्दी डिकम्पोज हो जाए वेस्ट, तो रेड वॉर्म्स आर पुट इन दी पिट, उसी पिट में रेड वॉर्म्स को डाल दिया जाता है, जिससे हमारा जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है वो जल्दी थोड़ा हो जाए, पूरा कंपोस्ट हो सके। ये भी आपको याद करना है, इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। टू फास्टन द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट विच फैसिलिटी आर यूज्ड इन द पिट पुट इन द प्रोसेस ऑफ वर्मिंग कंपोस्ट, तो आपको बताना है ये रेड वॉर्म्स। ठीक है, तो आपको ये रेड वॉर्म्स यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स की इसमें बात की गई, फर्टिलाइजर्स की बात की। फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली यूज्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कॉमनली प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको मैंने जैसे बताया कि क्रॉप यील्डिंग जो होते हैं, हाई यील्डिंग सीड्स होते हैं, उनको ग्रो करने में मदद करता है। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, आर मैन मेड होते हैं। दे सप्लाई नाइट्रोजन। अब पहली बात तो ये फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं, तो आपको बताना है यूज्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स में यूज होते हैं। कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। ये टू की पॉइंट्स हो गए, आपको इनको याद रखना है। पहला क्या हो गया? फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ होते हैं? प्लांट में यूज़ होते हैं, पहला पॉइंट की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट है कहाँ बनते हैं, तो यहाँ पर लिखना है मेड इन फैक्ट्रीज में बनते हैं, और क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है की पॉइंट क्या कर, इनका यूज़ क्या है, तो ये है द सप्लाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फेरस एंड पोटेशियम टू दी प्लांट्स। इनका काम क्या है? नाइट्रोजन को सप्लाई करते हैं, फॉस्फेरस को सप्लाई करते हैं, और पोटेशियम को सप्लाई करते हैं प्लांट्स में। दे आर इंश्योर टू यूज़ गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। उनको ये होप की जाती है कि इसको डालने के बाद जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है हमारी वो अच्छी से राइज होगी, हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। फर्टिलाइजर्स आर फैक्टर ऑफ हाइयर यील्ड्स, ये हाइयर यील्ड्स और हाई कॉस्ट के भी होते हैं, जो कि हाइयर यील्ड्स में काम करने के काम आते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल। फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे with irrigation. Fertilizer also have microorganisms of soil to give short term benefit. ज़्यादा यूज़ होने से इसका जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, तो ये भी आपको करना है। बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर व्हाट हैपेंस, तो आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है हरदम, तो आपको इसको देना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसमें बात की है? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो बताना है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग यूजिंग लेस और नो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स इन दिस मेथड यूजिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें ना तो किसी फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, ना हर्बिसाइड्स का होता है, ना पेस्टिसाइड्स का होता है। ये मेथड केवल ऑर्गेनिक मैटर से होता है। ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल प्रोडक्ट से करता है। लाइक ऑर्गेनिक मैन्योर्स बताया इसमें फार्म वेस्ट, फार्म जितना वेस्ट होता है इट यूजेस इन ब्लू ग्रीन एल्गी में इसका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा ब्लू ग्रीन एल्गी किसके फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है, तो आपको बताना है बायो फर्टिलाइजर्स के काम पे आती है। उसके पूछना व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको बताना है इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग यूजिंग लेस नो अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं पर एकदम लो से मतलब ना के बराबर एकदम। तो दिस मेथड यूजेस ओनली ऑर्गेनिक मैटर। 2 की पॉइंट्स हैं इसमें। मेथड ऑफ फार्मिंग यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसमें फर्टिलाइजर का लेस अमाउंट होता है, ये पहला की पॉइंट। उसके बाद दिस मेथड यूज ओनली ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सेकंड पॉइंट। तो ये आपको ये 2 पॉइंट याद रखने जो कि इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इरीगेशन, ये देखिए ये इरीगेशन का मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन। जो रेन होती है उसी के द्वारा हमारा ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। डैट इज़ वाई द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं कहीं कहीं इंडिया पे वहाँ पर रेन हमेशा होती रहती है, तो वहाँ की जो टाइमली मानसून्स हैं ये जो यहाँ पर बताया गया, तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी अच्छे से इंक्रीज जाती है, तो क्रॉप भी हमारे अच्छे से हो जाते हैं। बताया ना यहाँ पर क्रॉप इन मोस्ट एरियाज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून्स, तो यहाँ पर जो क्रॉप जो हम लोग उगाने के तो वहाँ पर रेन का इंतजार किया जाता है, रेन के ऊपर पूरी क्रॉप डिपेंड होती है। हैंस पुअर मानसून्स कॉज क्रॉप फेलियर, अगर वहाँ पर मान लो बारिश किसी दिन नहीं होती है तो वहाँ पर क्रॉप का जो है फेलियर हो जाता है, क्रॉप
मतलब अदर वर्ड्स में पूछा जाए तो इसमें रेन की मदद से ही इनकी क्रॉप ग्रो होती है। अगर रेन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा वहाँ पर। इसलिए इंश्योरिंग दैट द क्रॉप गेट वाटर एट द टाइम, टाइम टाइम पे उन पे वाटर चाहिए, टाइम कैन गिव हायर यील्ड। मतलब अगर रेन होगी तभी हमको हायर यील्ड मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इनको बताना है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन इसमें बताया है। वेल्स का पहले बताया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। एक होता है जो हम लोग को खोदते हैं और एक होता है ट्यूब वेल्स जो समरसेबल जिसको कहते हैं। वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। तो ये जो वाटर होती है वो नीचे से जो एक अर्थ की जो जहाँ से वाटर लेवल स्टार्ट होता है तो स्ट्रेटा उसी को बताया गया है। ट्यूब वेल्स कैन टैप मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन डग वंस। तो जो ट्यूब वेल्स होते हैं वो खींचते हैं वाटर को, तो वो मशीनरी है, मैन मेड मशीनरी है, तो वो ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। पर जो डग डग वेल्स होते हैं उसमें हमको कुछ सामान बाल्टी वाल्टी डालने के बाद उसको खींचना पड़ता है, तो उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा प्रोसेस है, इसमें टाइम कम लगता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है ट्यूब वेल्स कैन टैप मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन डग वंस। डग वंस के लिए हमको कुछ ना कुछ बाल्टियाँ डालनी पड़ेगी, ऐसे यहाँ पर डालनी पड़ेगी, वाटर आएगा, फिर इसको आप खींचोगे, तो ये जितना टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा कि यहाँ पर टाइम देता है। और सबमर्सिबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर ये जो वाटर लेवल है यहाँ से वो इकट्ठा पानी खींच के सप्लाई करता रहता है प्लांट्स को। उसके बाद है कैनल्स। कैनाल्स दिस यूजली एन एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम। एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम है। इन दिस सिस्टम कैनल रिसीव वाटर। जो वाटर होता है वो रिवर से ये लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कैनल्स उनको कहते हैं। जैसे कि ये रिवर जा रही है, ये रिवर हमारी जा रही है, तो यहाँ पर अगर कैनल्स बना हुआ है तो इनकी एक पाइप रिवर के अंदर से होती है, तो ये पानी पूरा एक्सट्रैक्ट करती जाती है कैनल्स, और ये कैनल्स जो हैं फिर ये क्रॉप को ये देते जाते हैं। ये पूरा हमारा फील्ड है, तो यहाँ से पानी देते हुए क्रॉप्स को यहाँ पर दे देते हैं, उसी को यहाँ पर बताया। इन द मेन कैनल इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू इरीगेट फील्ड। जितना मैंने बताया ना कि वहाँ पर सप्लाई करता है, तो वही बताया। मेन जो फील्ड होता है वहाँ पर पानी ये सप्लाई करता है रिवर के जरिए, यहाँ पर ऐसे। फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम। इन एरियाज वेयर कैनल फ्लो। यहाँ पर जहाँ कैनल फ्लो होता है वहाँ पर इनसफिशियंट द वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फॉर इज इनसफिशियंट द वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम रिवर। उसी की बात यहाँ पर की गई, रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसको कैनल वाला जो प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ये रिवर है, यहाँ से एक पाइप गई है, ये हमारा कैनल है, मान लो ये हमारा कैनल है, तो जो ये खींचता है पानी को, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। और जब ये हमारी पूरी फील्ड, ये हमारी पूरी फील्ड है, तो यहाँ पर भी एक पाइप होता है जिससे ये पानी खींच के स्टोर करके क्रॉप को दे देता है, तो ये सप्लाई होती रहती है। इसी को हम, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। और ये जो पानी इसको दे रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट, टैंक्स। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स। ये रिजर्वर होते हैं, स्टोरेज स्मॉल रिजर्वर होते हैं विच इंटरसेक्ट एंड स्टोर रन ऑफ द स्मॉलर। ये कभी कभी टैंक्स जो होते हैं, जैसे एक स्टोरेज अमाउंट होता है, जैसे ये टैंक्स हो गया, ठीक है। तो ये भी रिवर से भी ले सकते हैं, कहीं से पानी ट्यूबवेल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर पानी सिर्फ स्टोर किया जाता है, ऐसे जब ज़रूरत होती है तो इसको निकाल लिया जाता है दूसरी पाइप से, इसको यहाँ से खोल के क्रॉप में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न अब यहाँ पर बताया गया। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रॉपिंग क्रॉप्स। दीज डिफरेंट कैन बी यूज्ड इन मैक्सिमम बेनिफिट। ज़्यादा बेनिफिट के लिए हम अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स को देखते हैं। दे आर कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स। यहाँ पर आपको दो की पॉइंट याद करने हैं। टू ग्रो डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ज़्यादा अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए डिफरेंट वेज का यूज़ होता है, उस टू मैक्सिमम बेनिफिट। डिफरेंट वेज का यूज़ किस लिए होता है? तो कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये डिफिनीशन आपको याद करनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसको हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स देखिए यहाँ पर बताया। क्रॉप रोटेशन पहला एग्जाम्पल, प्लांटिंग मेज 1 ईयर। एक साल में जो मेज प्लांट की जाती है, बीन्स द नेक्स्ट, उसके बाद बीन्स प्लांट किए जाते हैं। क्रॉप रोटेशन मीन्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड ईच सीजन और ईच ईयर। मतलब मैं बताता हूँ, देखिए ये जैसे हमारा एक फील्ड, यहाँ पर पहले
पहले महीने में हमने इसको मेज़ करेंगे, यहाँ पर मेज़ करेंगे। फिर अगले महीने जो है, अगले महीने हम इसको यहाँ पर बीन्स उगाएंगे। तो एक ही पूरे फील्ड में हम लोग 2 महीने में अलग अलग डिफरेंट क्रॉप उगाएंगे। वहीं यहाँ पर लिखा गया है प्लांटिंग मेज इन 1 ईयर, पूरे साल एक मेज़ उगाएंगे, फिर उसके दूसरे साल में बीन्स उगाएंगे। तो ऐसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन मीन द चेंजिंग टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच ईयर। अलग अलग ईयर में अलग अलग क्रॉप्स हम उगाएंगे, यहाँ पर वही बताया। और चेंजिंग फ्रॉम क्रॉप्स टू फैलो, क्रॉप जो होती है उसको फैलो चेंज करना, वही यहाँ पर फैलो को मतलब बताया क्रॉप रोटेशन। तो ये आपको ध्यान देना। पहला क्या पॉइंट है, की पॉइंट है, तो यहाँ पर बताना है मीन्स चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच सेशन और ईच ईयर, और चेंजिंग क्रॉप्स टू फैलो। तो ये पूरी डिफिनीशन है आपकी क्रॉप रोटेशन, इसको आपको देखनी है। फिर क्रॉप रोटेशन इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक की है एग्रीकल्चर के लिए, कंजर्वेशन के लिए, बिकॉज इट इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी एंड बिकॉज इट हेल्प्स टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड डिसीज। तो क्रॉप रोटेशन एक की प्रिंसिपल है, किसका है, एग्रीकल्चर है। क्यों है, बिकॉज इट इम्प्रूव दी सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, फर्टिलिटी सॉइल की इम्प्रूव हो जाती है, और कंट्रोल करता है वीड्स को, पेस्ट को। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। पेस्ट जो होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं जो उसमें लग जाते हैं। डिसीज़ जो होती हैं, क्रॉप की डिसीज़ होती हैं, तो वही यहाँ पर बताया, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल देखिए, इंटरक्रॉपिंग प्लांटिंग अल्टरनेटिंग रोज ऑफ मेज एंड बीन्स और ग्रोइंग अ कवर क्रॉप इन बिटवीन द सीरियल रोज। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। देखिए जैसे कि ये एक हमारी फील्ड है, यहाँ पर एक रोज़ ऐसे ऐसे बना दी जाती है। रोज़ में यहाँ पर मेज़ होगा, यहाँ पर वीट होगा, यहाँ बीन्स होगा, यहाँ कोई दूसरी क्रॉप्स होगी। एक ही टाइम पे यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करी जाती हैं, मोर देन 2 मोर देन 3, जिस हिसाब से मतलब फील्ड हमारा होगा उस हिसाब से। वही यहाँ पर लिखा गया है एग्जांपल्स। देखिए इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन, इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे। तो ये आपको यहाँ पे याद करनी है, एक ही फील्ड पे एक ही टाइम पे। इंटरक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। उसके बाद मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीड्स ऑफ बोथ द क्रॉप्स, दोनों क्रॉप्स की, दोनों सीड्स जो होती हैं दोनों क्रॉप्स की, उसको लिख लिया जाता है। डिबलिंग द सीड्स विदाउट एनी रो अरेंजमेंट, ऐसे ही डाल दी जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। जैसे इसमें था कि हम लोग रोज़ बनाते हैं, रोज़ में अलग अलग उगाते हैं, इसमें एक ही फील्ड में 2 बीन्स डाल दिए जाते हैं, 2 सीड्स, मतलब एक मेज़ की डाल दें, एक क्रॉप दूसरे की किसी की डाल दें, तो वो मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। इसमें लिखा है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। इट इज़ ईजी टू मेक्स वीडिंग, फर्टिलाइजेशन, हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट। इंडिविजुअल प्लांट्स में कंपेयर ईच अदर बिकॉज दे आर टू क्लोज ईच अदर। अलग अलग मिक्स भी हो जाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो लोग बहुत पास होते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स इंटरक्रॉपिंग, मिक्स मतलब एक ही 2 सीड्स को एक ही फील्ड पे, और इसमें अलग अलग रोज पे 2 और मोर क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे एक ही टाइम पे। तो डिफ्रेंशिएट आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वीड्स, फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज। इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम में, देन दे कैन डैमेज द क्रॉप को पूरी डैमेज कर देती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट, ये जो मोस्ट ऑफ दी आपकी जो क्रॉप होगी वो पूरी ख़राब हो जाएगी अगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तब। नेक्स्ट, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। जैसे मैंने अभी बताया कि जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ये वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड, फॉर एग्जांपल घुंघरू, गजर घास, मोटा एक्सेट्रा। इनके अलग अलग नाम हैं, घुंघरू, गजर घास, मोटा, तो इनको वीड्स के नाम है ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट, वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, जो वीड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जो हमको सॉइल से मिलते हैं वो उसी को खींच लेते हैं, फिर क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। वीड शुड बी टेकन आउट एट द राइट टाइम, जो वीड्स होते हैं उनको सही टाइम में निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ द क्रॉप, जब उसको निकाला जाता है, क्रॉप को काटा जाता है, तब वो दिक्कत करते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव आउट बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड करके एक पेस्टिसाइड आता है, उसके द्वारा हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बीन रिमूव्ड डीप प्लगिंग, अगर हम लोग गहरी खुदाई करें समर के टाइम पे तब इनको हम लोग निकाल सकते हैं।
और नहीं तो वीडीसाइड्स करके एक पेस्टिसाइड्स आता है, उनको वीड्स को फिर हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको देखना है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यहाँ बात करें स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की, कहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं ग्रेन्स की। ये स्टोरेज लूजेस इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। तो इसमें स्टोरेज जो है, अगर स्टोरेज लूज हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो यह वेरी हाई हो सकता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लूजेस आर, फैक्टर्स इनके देखते हैं क्या क्या है। बायोटिक इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये बायोटिक में है। अबायोटिक फैक्टर्स में इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, दिस फैक्टर कॉल्ड रिडक्शन इन वेट और लीडिंग टू पोअर मार्केटेबिलिटी। देखिए बायोटिक इंसेक्ट जो है, इसमें बताया कि स्टोरेज हमारा कैसे लूज होता है एग्रीकल्चर में। तो देखिए बायोटिक के द्वारा, अगर बायोटिक में देखें तो हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, फंगी होते हैं, माइट्स होते हैं, वो क्रॉप में चिपक जाते हैं और उनको पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो जो स्टोरेज जहाँ पर होता है वहाँ पर वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद अबायोटिक में देखते हैं इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर नहीं अच्छा होता है, मॉइस्चर वहाँ पर आने लगता है प्लेस ऑफ स्टोरेज में। तो दीज फैक्टर्स कैन कॉज रिडक्शन इन वेट और लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। इससे जो मार्केटेबिलिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, प्रॉफिट हमारा एकदम डाउन हो जाता है। दिस फैक्टर कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। तो ये जो प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे का जो बताया है यहाँ पर, ये कंट्रोल हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बायोटिक वाला, ये बायोटिक वाला, अबायोटिक फैक्टर्स वाला, ये पूछा जाता है कैसे कैसे हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है लूजेस के लिए। नेक्स्ट ये देखिए, ये स्टोरेज यहाँ पर बताया गया। इस तरह के बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जहाँ पर क्रॉप्स, वीड जो होती हैं यहाँ पर स्टोर की जाती है। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर चला गया तो यहाँ पर पूरी क्रॉप बर्बाद हो सकती है। पेस्ट आ गए, पेस्टिसाइड्स जो भी हैं, रोडेंट्स हैं, ये फंगी हैं, माइट्स हैं, अगर ये चिपक गए उससे तो क्रॉप्स पूरी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह का ये देख लीजिए डायग्राम। नेक्स्ट ये इस तरह का भी होता है ये वाला। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल। जो फार्म एनिमल होते हैं उनकी केयर कैसे की जाती है। ह्यूमन्स फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए, विद जेनेटिक क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर कंसीडर्ड बाई एडवांटेज। उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे इनको एडवांटेज मिलता है। किसको एडवांटेज में, ह्यूमन्स को एडवांटेज। एंड फर्दर डेवलप्ड, द टर्म कैन रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिवली ब्रीडिंग एंड रेजिंग in stock to promote desirable traits in animals for utility, sport, pleasure and research। तो इनकी जो ब्रीडिंग होती है, रेजिंग होती है लाइफ स्टॉक में, तो उनको उसी हिसाब से यहाँ पर जो एडवांटेज होता है ह्यूमंस को मिलता है। तो इसकी जो डिफिनीशन है आपको याद करनी, इट इज़ द टाइप ऑफ मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स बाय ह्यूमंस फॉर प्रॉफिट एंड विद जेनेटिक क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर कंसीडर्ड टू बी एडवांटेज ऑफ ह्यूमंस। यहाँ तक की आपको याद करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है ये। एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें टाइप्स बताए हैं उसके। ये कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, मैराइन प्रोडक्शन, इनलैंड फिशरीज, बी कीपिंग, इसके पूरा प्रोसेस है। कैटल फार्मिंग यहाँ कैटल फार्मिंग इज डन फॉर 2 पर्पस। किस पर्पस के लिए? 2 पर्पस के लिए, एक डेयरी के लिए, एक ड्रॉट के लिए। डेयरी में किस लिए? मिल्क की ज़रूरत के लिए। ड्रॉट एनिमल्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर टास्क लाइक टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। बैल को जो यूज़ करते हैं टाइलिंग के लिए, टाइलिंग मतलब उसको सीधा, मतलब एकदम बेस बनाने के लिए टाइलिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, पानी लगाने के लिए, कार्टिंग के लिए, सामान उठा जाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द कैटल आर डिवाइडेड इनटू, कैटल जो है इनके बेसिस पे 2 पे डिवाइड किए गए। मिल्क ब्रीड्स, डेयरी एनिमल्स, दिस इंक्लूड द एनिमल्स विच आर केप्ट फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क। एनिमल वो रखे जाते हैं जो मिल्क को ऑब्टेन करते हैं। इंडियन मिल्च कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज। जो इंडियन मिल्च होते हैं जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनकी 2 स्पीसीज़ हैं। कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं? एक काउज़ हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक नेम का बॉस इंडिकस होता है, एंड दूसरी बफेलो है। तो इनका जो साइंटिफिक नेम है बॉस बुबैलिस है। तो इनके साइंटिफिक नेम और ये इंडियन मिल्च कौन कौन सी होती हैं, तो इनको स्पीसीज़ इनकी याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? इंडियन मिल्च क्या है, इनकी डिफरेंट स्पीसीज़ क्या है। ये काउज़ हैं, इंडियन काउज़, एंड बफेलोज ये इंडियन मिल्च हैं। बफेलो का नाम बॉस बुबैलिस साइंटिफिक नेम है
उसके बाद काऊ का बॉज इंडिकस। ड्रॉट एनिमल्स वो होते हैं, दीज एनिमल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। इनको एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखा जाता है। तो ये जितने भी एनिमल इनको आपको देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीड्स ऑफ काऊ इसमें बताया गया, देखिए इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं, क्रॉस ब्रीड्स भी होती हैं। देखिए इंडिजिनस ब्रीड्स में कौन कौन सी आती हैं, साहिवाल, गिर, रेड, सिंधी, थार परकर। उसके बाद एक्सोटिक में जर्सी आती है, ब्राउन, स्विस, हॉलस्टाइन, फ्रेसिन। क्रॉस ब्रीड में करन स्विस, करन फ्राइज, फ्रिशवल। उसके बाद ब्रीड्स ऑफ जो बेफेलो है यहाँ पर बताई गई, ये काउस की थी ये पूरी, एक मिनट, ये पूरी काउस की हैं ये वाली, ये बेफेलो की हैं, मुर्रा, मैसाना एंड सुरती। तो इनको जरा देखना है आपको, इनकी ब्रीड्स तीन तीन आप याद कर लीजिए बस, वेरी वेरी एग्जाम पे कम पूछी आती है पर आपको याद करना है। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स, इनको फूड कहाँ से मिलता है तो ये भी आपको बताना है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, द फूड विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, द फूड इज विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जो लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें जो फूड रिक्वायर होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कैटल फीड, रफेज एंड कंसनट्रेट। रफेज जो होता है लार्जली कंटेन फाइबर कंटेन करता है, ग्रीन फॉडर, सिलेज, हाई एंड लेग्यूम्स लाइक विटसिम, जो कि इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कंसनट्रेट्स क्या होता है, इट इज़ लो इन फाइबर बट कंटेन रिलेटिवली हाई प्रोटीन से कैरी करता है, फाइबर्स कम कैरी करता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है। इट इंक्लूड्स कॉटन सीड्स, ऑयल सीड्स, ओट्स, बार्ले, ग्राम एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स लाइक वीट, बीन्स एंड मोलासेस। Cattle need balanced ratios containing all nutrients in proportionate amounts. Besides the nutritious food material, certain feed activities containing micronutrients promote the health and milk about dairy milk. तो यहाँ पर इसमें बताया गया है रफेज एक प्रकार का फूड रिक्वायरमेंट है, कंसनट्रेट एक फूड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जिनको दिया जाता है रिक्वायरमेंट को, और मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, ये इनको एनर्जी मिल सके। डिसीज़ कैसी कैसी हो जाती हैं, तो द डिसीज़ ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। डिसीज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट, पैरासाइट से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स आर टिक, माइल्ड, लाइस एंड इंटरनल पैरासाइट्स आर वॉर्म। तो ये आपको याद करनी है कि पैरासाइट से कौन कौन होती हैं। फिर कम्युनिकेबल इसमें से कौन कौन होती हैं, कम्युनिकेबल में इन्फेक्टिस डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजन से होती है, बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, फंगी होती है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल में नॉन इन्फिशियस इनका दूसरा नाम होता है कम्युनिकेबल का। डिसीज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तब ये डिसीज़ होती है। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, इसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गन जो होते हैं काम करना बंद हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है इसको। बी कीपिंग, बी कैसे यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ पर देखिए एक्ट ऑफ रियरिंग, रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन हनी। इनकी केयर की जाती है, रियरिंग की जाती है, रेजिंग की जाती है, हनी बी की केयरिंग की जाती है बहुत बड़े अमाउंट में, किस लिए, ऑब्टेन करने के लिए। क्या ऑब्टेन करने के लिए, हनी एंड वैक्स। तो यहाँ पर आपको करना है व्हाट इज एपीकल्चर, तो आपको यहाँ पर बताना होगा द एक्ट ऑफ रियरिंग, रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर आपको बताना होगा, एग्जाम्पल बी की है। वेराइटीज़ ऑफ बीज, वैराइटीज़ कौन कौन सी, प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल हनी जिनसे प्रोडक्शन, तो ये एपिस डॉर्सोटा रॉक भी होती है, एपिस फ्लोरिडा लिटिल भी होती है, एपिस इंडिका इंडियन भी होती है, एपिस मेलिफा यूरोपियन भी। द क्वालिटीज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, पेस्टुरेज और द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज टू कलेक्ट द नेक्टर। इनको जो पेस्टुरेज जो होते हैं, पेस्टुरेज एक फ्लावर की ब्रीड है, तो यहाँ पर बताया उनको पेस्टुरेज और काइंड ऑफ फ्लावर दिए जाते हैं जिससे कि वो बीज जो है नेक्टर कलेक्ट कर सकें, पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर सकें, किसके लिए, वैक्स के लिए और हनी के लिए। काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल इन द डिटरमाइंस द टेस्ट, अलग अलग फ्लावर अलग अलग टेस्ट के होते हैं, अलग अलग प्रकार का उससे हनी निकलता है क्वालिटी का। पोल्ट्री फार्मिंग इज द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स एज चिकन्स, डक्स, टर्कीज, गीस। तो पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ पर होती है। उसके बाद पोल्ट्री आर फार्म्ड इन ग्रेट नंबर विद चिकन्स, चिकन के लिए फार्म होती है, बीइंग द मोस्ट न्यूमरस, मोर देन 50 बिलियन चिकन आर रेस्ड एनुअली। पूरे साल में 50 बिलियन चिकन रेस्ट होते हैं। और किसके लिए, सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ मीट एंड एग्स के लिए यूज़ होता है। तो ये इसमें लिखा है किसके लिए होती है, तो या मीट्स एंड देयर एग्स। चिकन रेस्ट फॉर एग्स आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स इन द यूएस। The national organization overseeing poultry production is the Food and Administration, Food and Rural Affairs। तो यहाँ क्या एसोसिएशन है, तो इनका एसोसिएशन भी आपको याद रखना है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। फिश प्रोटेक्शन की बात करते हैं। फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर वाइल अदर मेथड्स में फेल।
अंडर मैरीकल्चर फिश फार्मिंग इन्वॉल्व रेजिंग फिश, यहाँ पर फिश इनको रेज की जाती हैं कमर्शियली, कहाँ पर, टैंक्स में इनको पकड़ी जाती हैं, किसके लिए, फूड के लिए। फैसिलिटी दैट रिलीजेस जुविलाइन फिश, जो जुविलाइन फिश होती है ये भी एक ब्रीड है फिश की, इनटू द वाइल्ड फॉर रिक्रिएशनल फिशिंग और सप्लीमेंट ऑफ स्पीसीज। नेचुरल नंबर इज जनरली रिफर टू एज अ फिश हैचरी, वहाँ पर जो सिर्फ हैचरी होती है वो कही जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज यूज इन द फिश फार्मिंग आर कार्प, सैल्मन एंड कैट फिश। तो ये फिश आपको याद रखनी है, कार्प, सैल्मन, टिलापिया एंड कैट फिश। तो ये फिश फार्मिंग की मेन फिशेस हैं, आपको इनको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जरूर जाती हैं। फिश प्रोडक्शन को पिसीकल्चर कहते हैं, मैराइन फिशेज, इनलैंड फिशेज, इसको आपको देख लीजिए। नेक्स्ट, थैंक यू। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको नोट में प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो और कौन सा अगला टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। थैंक यू।